रानी कई सारे वार किए गए हैं, बहुत ही बेरहमी से मारा है। मैं बॉडी की हालत देख के तो लगता है किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। घर की हालत देख के लगता है चोरी और लूटपाट की इरादे से ही कत्ल किया गया होगा। फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। चेक करो सच में चोरी हुई भी है या नहीं। मैम, नहीं मैम, अंदर तो कुछ नहीं मिला। अलमारी वगैरह सब लॉक्ड है, वहां से तो कुछ नहीं गया होगा। अब घर से कुछ गायब हुआ है कि नहीं ये तो घर वाले ही हमें बता सकते हैं। घर की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि किलर के साथ राजप्पा का काफी स्ट्रगल हुआ होगा और किलर ने राजप्पा का खून किया और भाग गया। नहीं मैम, मुझे चोरी का नहीं, दुश्मनी का केस लगता है। क्योंकि अगर चोर किसी को जान से मारेगा तो इतनी बार वार क्यों करेगा? हो सकता है। राणा एक काम करना, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना और मर्डर वेपन और जो एविडेंसेस मिले हैं वो फॉरेंसिक लैब में। मैम, हर रोज की तरह पेपर उठाने के लिए मैंने दरवाजा खोला तो मुझे सीढ़ियों के पास से अनीता की आवाज़ सुनाई दी। मैं सीढ़ियों तक पहुंच पाती या कुछ समझ पाती तब तक तो वो नीचे कंपाउंड तक पहुंच चुकी थी और बेहोश हो गई थी। मैडम के बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, ओ मार दिया उनको, मुझे भी मार दिया। अच्छा, फ्लैट किसका है? ये राजप्पा का ही फ्लैट है। वो एक एक्स फुटबॉल प्लेयर था, अच्छा खेलता था। साल भर पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी थी, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था उसने। कितने साल से रह रहा था वो यहाँ? तकरीबन 15 साल पहले उसने जब अनीता से शादी की थी तभी ये फ्लैट खरीदा था और तब से वो यहीं रह रहा था। शादी 15 साल पहले हुई थी, लेकिन उनकी उम्र तो काफ़ी लगती है। ये उनकी दूसरी शादी थी, अनीता उनकी दूसरी वाइफ थी। और पहली बीवी कहाँ रहती है? घाटकोपर में कहीं रहती है। और यहाँ इन दोनों के अलावा कौन कौन रहता है? कोई नहीं, उनकी बेटी है रिया। आप सब लोग यहाँ? क्या हुआ है? क्या हुआ अंकल? यही रिया है। पुलिस क्यों आई है? और ये घर की हालत, चोरी हुई है क्या? क्या हुआ है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बेटा तुम्हारे पापा का खून हुआ है। मम्मी कहाँ है? मम्मी हॉस्पिटल में है, उन्हें भी मारने की कोशिश की थी बट शी इज बेटर नाउ। रिलैक्स। अनीता को एक घाव पेट में और 2 घाव पैर में लगे हैं। खून काफी बहा है और हादसे की वजह से वो अभी सदमे में है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? नहीं, आज नहीं, आज उन्हें रेस्ट करने दीजिए। आप चाहें तो कल मिल सकती हैं। थैंक यू। नहीं बताना मुझे, ना निर्मला को ना अजय को, ये सब उन लोगों ने किया है। मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें, मेरे पापा को। बेटा शांत हो जा बेटा और सोच के देखना। बताना तो पड़ेगा ना बेटा, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं अजय के भी पापा थे। अजय कौन है? अजय राजप्पा की पहली बीवी निर्मला का बेटा है। अक्सर इनके घर आया जाया करता है और उसके वजह से उन दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे। तो इसीलिए रिया अपने पापा से नफरत करती है? बिल्कुल नहीं सर, रिया तो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, बहुत क्लोज थी उनके। झगड़ा तो राजप्पा और अनीता के बीच होते थे। मेरे ख्याल से ज़्यादातर उन दोनों में झगड़े प्रॉपर्टी की वजह से होते थे। मतलब? राजप्पा के 2 फ्लैट्स हैं, एक घाटकोपर में और ये एक अंधेरी में। घाटकोपर का फ्लैट उसकी पहली बीवी निर्मला के नाम पे है, जहाँ निर्मला और उसका बेटा अजय रहते हैं। और यहाँ अंधेरी का फ्लैट खुद राजप्पा के नाम पे है। क्योंकि मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, इसलिए राजप्पा ने एक बार मुझे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना ये अंधेरी वाला फ्लैट अपने बेटे अजय के नाम करना चाहता था। तो क्या वो फ्लैट अजय के नाम पर ट्रांसफर हुआ है? नहीं मैडम, अभी तक वो फ्लैट राजप्पा के नाम पर ही है। अनीता ने भी ये बात कई बार मुझसे पूछी थी, मैंने उन्हें भी यही बता दिया था। अच्छा, आपके पास अजय का नंबर होगा? जी सर, राजप्पा के घर से हमें जो 3 मोबाइल फ़ोन मिले थे उसमें से एक फ़ोन राजप्पा का और दूसरा अनीता का है। और ये जो तीसरा मोबाइल फ़ोन हमें टीवी के पास मिला था, ये किसका है अभी तक पता नहीं चला। शायद इसकी बैटरी डेड है। चार्जिंग पे लगाकर स्विच ऑन करो, चेक करो किसका है। जी मैम। वो अजय के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली? मैम, इंक्वायरी में पता चला है कि अजय पर ऑलरेडी एक लूटपाट का केस चल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे कस्टडी में भी लिया था।
क्या करता क्या है वो? कुछ भी नहीं करता मैं, अभी अभी तो कॉलेज से पास आउट हुआ है। जी, अजय घर पर है? मैं वहीं था। मैं सुबह क्या, मैं रात से वहीं था। मैं सुबह उठकर वापस आया। रात भर तुम अपने पापा के घर पे थे, जहाँ पर तुम्हारी सौतेली माँ भी रहती है। हाँ तो मेरे पापा का घर है, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। मेरा बस उस औरत से कोई लेना देना नहीं है, और ये बात उसे भी पता कि मुझे उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जब भी जाता हूँ वो चुपचाप अंदर बेडरूम में चली जाती है, लॉक लगा के वहीं बैठी रहती है। और रिया, उससे भी तुम इतनी नफरत करते हो? हाँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि पापा उन दोनों की फिक्र करें। कल रात क्या हुआ था? कल वही हुआ, पापा ने बहुत सारी पी और मुझसे झगड़ा की। बाप हूं तेरा, तेरे को प्रॉब्लम होती है बाप से मिलने में? 10 बार बुलाओ 1 बार आता है, क्यों? तेरे को पूछ रहा हूं। यहाँ आता हूँ, ये काफी नहीं है क्या? वरना मेरी मम्मी के साथ जो आपने किया, मेरा आना बनता नहीं है यहाँ पर। पहले आपने हम लोगों को बाहर निकाला, यहाँ से फेंक दिया, फिर उसको ले आया यहाँ पर, शादी कर ली, कमी नहीं अनीता से। चुप, माँ है तेरी, बड़ों से बदतमीजी की ना तो मेरी माँ नहीं है वो, ना ये मेरी बहन है। आप एक बात समझ लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। आपको याशी करनी थी ना, मजे लेने थे ना आपको, तो बाहर लेते कहीं जाकर करते ना, कुछ करते। यहाँ क्यों लेके आए? गाली दी, बड़ों को गाली देता है तू। देख लिया आपने, यही रिस्पेक्ट है इसके मन में, आपकी बेटी के लिए और आपकी बीवी के लिए। एक्चुअली इसकी तो कोई गलती ही नहीं है, जैसी माँ वैसा बेटा। रिया, रिया चुप चुप, बच्ची है, बच्चे की तरह बिहेव कर। आप सिर्फ हम पर चिल्ला सकते हो, और ये कब से हमें गालियां दे रहा है, उसका कुछ नहीं ना। रिया बात सुन, सुन। तेरे को देख देख के इसकी भी जबान चलने लगी, सामने से जवाब देती है। अच्छा कुछ करना नहीं, बिगाड़ेगा सबको। इस नाम की चीज नहीं। कहाँ जा रहा है? बात सुन। मम्मी, मैं अब अपनी और आपकी और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। प्लीज मम्मी, अब तो जवाब देना सीखो। क्या जवाब दूं? जब अपने ही लोग दूसरों के सामने हमारी ही बेइज्जती करते हो, तो किसे जवाब दूं मैं? किससे जाकर लड़ूं? तो फिर क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही सहन करते रहोगे? मैं हमेशा हॉल में ही सोता था, और पापा के बेडरूम जाने के बाद मैं वहीं सो गया था। सुबह उठा, नाश्ता किया और मैं सीधा वापस आ गया। कितने बजे? यही कोई 9, 9:15 बजे के आसपास। अच्छा, और उस वक्त बाकी लोग कहाँ थे? रिया अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी वॉक पर, और अनीता किचन के अंदर खाना बना रही थी, और पापा नहाने जा रहे थे, तो मैंने उन्हें बाय बोला और मैं आ गया। तुम वहाँ से निकले और गए कहाँ? मैं सीधा घर आ गया, घाट के ऊपर। अच्छा, तो पापा के खून के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कोई फोन आया था? नहीं, मैं जब घर आया तो मम्मी ने बताया मुझे, उनको फोन आया था। तुम्हें कोई फोन नहीं आया? आया भी होगा तो पता नहीं। क्यों? मेरा फोन खो गया, मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा था तो ऑटो में छूट गया। तो तुमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं। ये फोन तुम्हारा है ना? हाँ, यही तो है मेरा फोन। थैंक गॉड मिले। कहाँ मिला आपको? क्राइम सीन पर, उसी रूम में जहाँ तुम्हारे पापा का खून हुआ था। हाँ, मुझे याद आया, मैंने रात को सोते वक्त ये टीवी के पास रख दिया था, तो मम्मी, जूस लो। अगर तुम खुद ऐसे रहोगी तो रिया को कैसे संभालोगी? खत्म हो गया सब बीना, कुछ नहीं बचा है। पूरी दुनिया में हम दोनों का एक ही सहारा था, राजप्पा, वो भी नहीं रहा। वो माँ बेटे ने मिलकर हमें बेसहारा बना दिया बीना। मेरा पति छीन लिया मुझसे उन दोनों ने। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा बाहर आएंगे प्लीज? अनीता जी से हमें कुछ बात करनी है। क्या आप हमें बता सकती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ? जी, उस रात को अजय घर आया था अपने पापा के साथ रुकने के लिए। वो कई बार ऐसे आता था उनके साथ रुकने के लिए, और फिर दोनों के बीच में उस रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इस बात पर
मुझे लेकर वो हमेशा राजप्पा से इस बात को लेकर झगड़ा करता था कि उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। वो बहुत नाराज था उनसे इस बात पर। उस रात वो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, और सिर्फ उस रात ही नहीं, वो जब भी आता मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोलता था। यहाँ तक कि एक बार उसने मुझे मारने की भी धमकी दी थी। उस दिन से मैं उसके सामने आने से परहेज करती थी। फिर क्या हुआ? फिर राजप्पा शराब पीकर सोने चले गए। अजय भी हॉल में सो गया। फिर मैं सुबह उठी तो रिया जल्दी अपने दोस्तों के साथ वॉक पर चली गई। और अजय कितने बजे बाहर गया? अजय 9, 10, 9:15 के आसपास। उसने अपने पापा को बाय बोला और वो चला गया। उसके बाद वनीता, मैं नहाने जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार रखना। जवाब तेरा बाप देगा क्या? मुंह घिसता है तेरा, क्या जबान घिस जाती है बोलने में? जवाब मैंने हाँ में सर हिलाया। अभी सवाल पूछूंगा तो जवाब देना मुंह से। मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार रखना। जी जी। हाँ जी जी, ऐसे मुंह से बोला कर। जी। बाहर आई ना तो दरवाजा खुला था। मैं जब दरवाजा बंद करने गई तो उसने पीछे से मुझ पर वार किया। आपने कातिल को जरा भी नहीं देखा? याद करिए कौन हो सकता है। पता नहीं मैंने कहना चाहिए क्या नहीं, पर मैंने हल्की सी एक झलक देखी तो मुझे लगा अजय था। उसने अजय की शर्ट पहनी हुई थी। पर अभी तो आपने कहा कि वो चला गया था। पता नहीं गया था भी या नहीं, या सिर्फ जाने का नाटक कर रहा था। पापा, पापा मैं घर जा रहा हूं। क्योंकि बाहर आई ना तो दरवाजा खुला था। शायद वो घर में कहीं छुपा हुआ था। वो आपको मारना चाहता था, लेकिन वो आपको छोड़कर अपने पापा को मारने बेडरूम में चला गया। क्यों? पता नहीं, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। एक टाइम के बाद लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं मैम, लेकिन निर्मला ने कभी ऐसा होने नहीं दी। उसने कभी मेरे घर में शांति नहीं रहने दी। वो राजप्पा को दिन रात अंधेरी का फ्लैट उसके नाम पर कर देने के लिए तंग किया करती थी। इन सब से परेशान होकर राजप्पा ने शराब पीना शुरू कर दिया। वो सिर्फ तब खुश होते थे जब वो रिया के साथ होते थे, लेकिन अब वो कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अजय और निर्मला ने उन्हें ऐसी जगह भेज दिया है जहां इंसान कुछ फील ही नहीं कर सकता। सर बोल सच। मैंने बाप को क्यों मारा? क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। मैं सच बोल रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ मैं सर। मैं बता तो रहा हूँ, मैं 9 बजे निकल गया था सर वहां से। मैं सीधा अपने घर गया, मैं नहाया धोया सीधा अपने दोस्त के घर चला गया। मैं वापस आया तो मम्मी ने बताया कि पापा खून हो गया। तू वहीं पर था, कहीं नहीं गया था? हाँ, अनीता जब दरवाजा बंद करने गई तो दरवाजा धकेला और उस पर हमला किया तूने। पहले भी धमकी दे चुका है ना उसे मारने की। मुझे मारना होता तो अनीता को मारता ना। मैं अपने पापा को क्यों मारता? क्योंकि पापा ने देख लिया था तुझे अनीता पर हमला करते हुए, इसलिए मारना पड़ा तुझे अपने पापा को। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ना मैंने अनीता को मारा, ना मैंने अपने पापा को मारा। तूने अब्दुल के साथ क्या किया था? तुझे क्या लगता है मैं नहीं पता? तूने अब्दुल को इतनी बुरी तरह से पीटा था, 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था वो। सर मैं मोहिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं चाहता था वो डांस बार छोड़ दे, और वो अब्दुल रोक रहा था उसे ये सब करने में। मैंने इसलिए मारा सर उसे। मैं तुझे अब भी लगता है कि तेरे पास रिकॉर्ड जानने के बाद भी हम तेरी बातों पे यकीन करेंगे? हाँ? मैंने मारा अब्दुल को, लेकिन सर मैं अनीता को नहीं मारा, ना मैंने अपने पापा को मारा। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? किसने मारा? मैडम पता नहीं, मैं भी जानना चाहता हूँ किसने मारा। ये अनीता बताएगी आपको। मैडम वो जितनी इनोसेंट बन के बता रही है ना आपको, ये सब उतनी है नहीं। वो बहुत चालाकी से गेम खेल रही है, वो मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, कौन क्या गेम खेल रहा है, कैसे गेम खेल रहा है, ये तो हम लोग पता कर लेंगे। तो छोड़ना मत इसे, बस उल्टे वाला। सर मैंने नहीं मारा। चल बैठा रहा इधर। कैसा बना है?
सब्जी थोड़ी सी कच्ची रह गई है ना, और दाल भी पतली हो गई। मैं क्या करूं? मैंने पूरी कोशिश की थी आपकी तरह बनाने की, पर नहीं बना पाई। पागल, मेरी बेटी ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया है। बुरा कैसे हो सकता है? ये तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। पापा को भी इतना ही अच्छा लगता ना मेरा बनाया खाना। बहुत मिस करती हो ना पापा को, मैं जानती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी बेटा कि तुम्हारी मम्मी होने के साथ साथ पापा की भी कमी पूरी कर सकूं। रानी, रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीता, अजय, निर्मला और रिया चारों की फ़ोन लोकेशंस उन्होंने दिए हुए स्टेटमेंट से मैच करती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह भी है कि अनीता और निर्मला ने एक दूसरे से बहुत बात की है। अजीब बात है मैम, जिन दो लोगों के बीच आपस में कभी बनती नहीं थी, सबसे ज़्यादा कॉल उन दोनों ने ही एक दूसरे को किया है। जाहिर सी बात है, एक दूसरे से किसी बात पर झगड़ा करने के लिए उन्होंने एक दूसरे से बात की। दिस वन मोर थिंग, निर्मला के फ़ोन रिकॉर्ड्स में एक कॉल ऐसा भी है अनीता के अलावा जिस पर उसने काफ़ी ज़्यादा बात की है। पता करो वो नंबर किसका है। यस मैम। मैम, निर्मला की कॉल लिस्ट से मिला वो नंबर किसी सतीश शिंदे नाम के आदमी का है। ये सतीश शिंदे स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर था, लेकिन पैर की हड्डी टूटने की वजह से वो गेम से बाहर चला गया था। उसके बाद से कबड्डी कोचिंग की छोटी मोटी नौकरी करता रहता है वो इधर उधर। इन दिनों वो फ्री है। लेकिन मैम, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सतीश शिंदे के साथ निर्मला का क्या कनेक्शन हो सकता है। सतीश शिंदे कौन है? सतीश शिंदे कौन है? वो तो मेरी मम्मी के बॉयफ्रेंड है वो। ओह, तो आ गए आप लोग। मेरे बेटे को अरेस्ट करने के बाद अब मुझे अरेस्ट करने आए हो क्या? आप लोगों को तो यही लगता है ना कि आदमी मरा है तो जरूर उसकी पहले बीवी नहीं मरवाया होगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग ना हम दोनों माँ बेटे को फंसाना चाहते हो। ये सब तुम अनीता के कहने पर कर रहे हो ना? जरूर पैसे खिलाए होंगे वो। मैडम, एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना, बराबर सीधा बोलने लगोगे। जो सवाल मैं पूछूंगी सिर्फ उसी का जवाब देना है। राजप्पा से आपका कैसा रिलेशन था? कैसा इंसान था वो? इंसान नहीं मैडम, वो तो जानवर था। उसके ऊपर उसका दिमाग भी ठीक नहीं था। मुझे तो बाद में पता चला कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसका गुस्सा और पता नहीं क्या क्या पागलपन कहाँ नहीं लेके गई मैं। कितने इंस्टीट्यूट्स, कितने काउंसलर्स के पास लेकर घूमी थी मैंने उसे, सिर्फ वो ठीक हो जाए इसके लिए। और इस सब का इनाम उसने मुझे उस बेवकूफ अनीता के लिए छोड़कर दिया था। अच्छी खासी जवान है तू, हाँ देखने में भी तो बुरी नहीं है। तुझे अपने उम्र का कोई नहीं मिला क्या? मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए। सुन, अभी भी बोल रही हूँ, छोड़ दे राजप्पा को, कहीं और जाके मुंह मार। कमाल औरत है तुम्हारी, इसी घटिया सोच और घटिया बातों की वजह से इन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। अपना घर तो संभाल पाई नहीं तुम, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? एक तो मेरा पति हजम कर गई, मेरी गृहस्थी निकल गई, और ऊपर से मुझे बातें सुना रही है। सुन, बोल रही हूँ मैं, अभी भी बोल रही हूँ, राजप्पा को छोड़ दे। नहीं, डोंट टच मी। मैं तो छोड़ने नहीं वाली। तुमसे जो बन पड़ता है ना तुम कर लो। आप लोग क्या समझोगे? एक छोड़ी हुई औरत के दर्द, और उसके ऊपर जिसके पास एक 6 साल का बच्चा हो। दिन रात रोती थी मैं, लेकिन हाँ, राजप्पा को मैंने कह दिया कि तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है ना उस चुड़ैल के साथ तो कर, पर मुझे और मेरे बेटे को सड़क पे छोड़ के नहीं जाने दूंगी। तो मैंने ये फ्लैट अपने नाम पे करवा के छोड़ा। और ये बात भी अनीता को कहाँ बचने वाली थी। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज उन्हें परेशान करना बंद कर दो अब। कि तुम्हारे इस फ्लैट की रट ने उनकी रातों की नींद छीन ली है। प्लीज, ये क्या कम है कि उन्हीं के फ्लैट में तो रह रही हो ना तुम। कोई एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पे? हाँ, और सुन, उसने जो पाप किए हैं ना, उनकी वजह से उसको नींद नहीं आती है। और हाँ, तो ये भूल ही जा कि फ्लैट बिना नाम करवाए मैं उसका पीछा छोड़ूंगी। दीदी इतनी जिद। खबरदार मुझे दीदी जो बोला। और आज बहुत बहन बन के दिखा रही है तू। तेरी शराफत
तब कहाँ गई थी जब मेरा पति चुराया था तूने? हाँ, निकल निकल यहाँ से, नहीं तो मैं धक्के मार के निकालूंगी। चल निकल निकल यहाँ से, तू निकल। मैंने बिना राजप्पा को फ्लैट अपने नाम पे करवाया बिना छोड़ी नहीं, और तब से तो उसकी ऐसी हालत थी, रोज मुझे फोन करके बोलती थी कि अंधेरी वाले फ्लैट में मैं अपना नजर ना रखूं। अरे मैं क्यों लेने जाऊं अंधेरी वाला फ्लैट? मैं क्यों लूं जिसमें वो पनौती रहती है? ये सतीश शिंदे कौन है? हाँ, तब से मैं यही सोच रही थी कि अब तक ये सवाल क्यों नहीं आया। सतीश और मैं ना शादी करने वाले हैं। हाँ, बहुत शरीफ इंसान है मैडम वो। हाँ, राजप्पा के जैसा बिल्कुल नहीं कि बीवी को मारने पीटने और गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। हाँ, उम्र में थोड़ा सा छोटा है मुझसे, पर आजकल उसमें क्या फर्क पड़ता है बोलो? राजप्पा का खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? अच्छा मैडम, आपको सचमुच लगता है कि मैंने राजप्पा को मारा है? हाँ, अरे राजप्पा को मैं क्यों मारूं? मेरे लिए तो वो उस दिन मर गया था ना, जिस दिन उस चुड़ैल से शादी की थी। तो बताइए ना, राजप्पा का खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? कहाँ रहूंगी, यही थी, अपने घर पे थी, और सतीश भी यहीं पे था। सतीश सुबह से था यहाँ पर? हाँ हाँ, नहीं, एक बार ना सुबह ब्रेड लेने के लिए वो बाहर गया था। अरे अजय नहीं था ना, तो उसे जाना पड़ा। क्या है ना मैडम, उसको चाय के साथ ना ब्रेड बटर चाहिए। अरे चाय से याद आया, आप लोगों तो पूछा ही नहीं मैंने, चाय लेंगे आप? जी नहीं थैंक यू। कितनी अजीब औरत है राणे। मैम मुझे तो लगता है इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से शादी टूटी होगी। हो सकता है, बिल्कुल। मेरी पूरी जिंदगी में इतनी मेलोड्रामेटिक औरत मैंने देखी ही नहीं थी। हेलो डॉक्टर कोठारी, बोलिए। हाँ, 15 दिन पहले मैंने राजप्पा की लास्ट काउंसलिंग की थी। सर क्या प्रॉब्लम थी उसे? देखिए इंस्पेक्टर, ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कॉन्फिडेंशियल होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, लेकिन आपसे मिली हुई इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पूरा डिटेल में तो आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि राजप्पा को ऐसा लगता था कि वो दो औरतों के बीच में फंस गया है, और इस फ्रस्ट्रेशन में वो अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था। उसने ये भी कबूल किया है कि उसने गुस्से में कई बार अनीता को मारा भी है, उसके ऊपर हाथ भी उठाया। इनफैक्ट वो तो ये सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी बेटी रिया से बहुत प्यार करता था, क्योंकि एक वही थी जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी। इसी वजह से वो ये सब कुछ छोड़कर भाग नहीं पाया। डाइनिंग टेबल पे जो कपड़ा था जिसे कातिल ने अनीता को कवर करने के लिए यूज किया था, उस पे अजय, अनीता, राजप्पा और रिया सबका डीएनए मिला है। मतलब अजय के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला हमें। अरे सोचो, अजय जैसा लड़का जो एक बार वाली के प्यार में पागल होकर अब्दुल पर हाथ उठा सकता है, उसे मार सकता है, तो वो कितना पॉजिटिव होगा। ये भी हो सकता है कि निर्मला का रोज रोज का नाटक देखकर उसके झांसे में आकर उसने ही अपने बाप को मारा। छोड़ दो अजय को, नजर रखना उस पर। और एक काम, निर्मला और उसका बॉयफ्रेंड, क्या नाम है उसका, सतीश शिंदे, उनके डिटेल्स निकालो। निर्मला जैसी औरत कुछ भी कर सकती है। अजय या फिर सतीश को इस्तेमाल करके शायद उसने ही राजप्पा का खून कर दिया। मम्मी आ गई। हेलो माय प्रिंसेस, कैसे रहा तुम्हारा दिन? अच्छा, बहुत अच्छा। मैम, अरे रानी, आपका फोन नहीं लग रहा था तो सीधा मैं आपके घर आ गया। कुछ बात करनी थी आपसे। आओ ना, आओ, बैठो बैठो बेटा। बोलो। कैसे बेटा? अच्छा रानी, चाय कॉफी? नो मैम, रिलैक्स प्लीज। श्योर, इट्स ओके, थैंक्स। बोलो। मैम सतीश शिंदे के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लीजिए। अच्छा बेटा, हिंदी की पढ़ाई करो, मम्मा आती है। गुड गर्ल। हाँ रानी बोलो। मैम निर्मला के घर के सामने वाली एटीएम की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। अच्छा। फुटेज में सुबह 8:30 बजे सतीश जाते हुए दिखा और ब्रेड लेके 10 बजे लौटते हुए दिखा। 8:30 बजे निकला और 10 बजे, तो 1.5 घंटा गायब था। ब्रेड लाने के लिए डेफिनेटली 1.5 घंटा तो नहीं लगता। ये बात निर्मला ने हमसे छुपाई रखी। कहाँ गया होगा वो? अंधेरी हो सकता है मैम, क्योंकि निर्मला के घर से घाटकोपर मेट्रो स्टेशन 5 मिनट की दूरी पे है। वहां से मेट्रो पकड़ के अंधेरी जाने में 15 मिनट, वहां से राजप्पा के घर पहुंचने में 10 मिनट, मर्डर करने में 5 से 10 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, फिर आधे घंटे में वो घर वापस आ गया होगा और आराम से बैठ के नाश्ता कर रहा होगा। ब्रेड लाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। बोल कहा था 1.5 घंटा? मैम मैं ब्रेड लेने गया था। तू ब्रेड लाने नहीं, राजप्पा को मारने गया था। सीसीटीवी में तो तू दिखा नहीं। कहाँ से घुसा था बिल्डिंग में? मैम मैं गया नहीं उधर।
सच बोल रहा हूँ। सच नहीं झूठ बोल रहा है, बोल सच क्या है? सर मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैं ब्रेड लेने गया था और रास्ते में कुछ दोस्त मिल गया तो बातों बातों में टाइम का पता नहीं चला। कौन दोस्त कौन? वो दोस्त नहीं है, वो कबड्डी की लोकल टीम के बच्चे हैं। मैं स्टेट लेवल का कबड्डी खेल चुका हूँ ना, तो बहुत मानते हैं मुझे। क्या नाम क्या है उनके? नाम हाँ? नाम सुरेश और प्रतिम वेंसी, हाँ ऐसे ही कुछ नाम थे सर। मैं पर्सनली जानता किसी को। कोई बात नहीं, हम तेरा इंट्रोडक्शन करा देंगे। दिगे जरा बसून ठेवायला 8वेल वक्त 1.5 तास कुठे होता ते? चल बैठ चल। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी प्रॉपर्टी और मेरी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी रिया का ही हक होगा। आप जल्द से जल्द ये वसीयत तैयार करके मेरे पास ले आइएगा साइन के लिए। मैम, हमने घाटकोपर के लोकल कबड्डी टीम से पता किया। टीम में सुरेश, वेंसी और प्रीतम, ये 3 लड़के तो हैं, लेकिन तीनों का कहना है कि उस दिन सुबह सतीश नाम के किसी आदमी से ये लोग मिले थे या नहीं, ये उनको याद नहीं। चले तेरा नाटक और झूठ बोलना बंद कर दे। कौन था? कबड्डी टीम में से तेरे को कोई जानता भी नहीं है। हाँ, अब सच सच बता, नहीं तो हम सब मिलकर स्टेट लेवल की पिटाई करेंगे तेरे। मैंने निर्मला से 50,000 रुपए लिए थे, ये बोलकर कि अपने एक दोस्त का उधार लौटाना है, लेकिन वो पैसे मुझे सोनाली को देने थे। सोनाली कौन है? मेरी वाइफ। निर्मला जानती थी उसके बारे में? हाँ, लेकिन मैंने उसे झूठ बोला था कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। निर्मला नहीं जानती थी कि मैं जेल जा चुका हूँ और मुझे 50,000 रुपये सोनाली को केस वापस लेने और डिवोर्स देने के लिए देने थे। डिवोर्स के बाद ही मैं निर्मला से शादी कर पाऊंगा, इसलिए। राणे, पता करो इस बार ये कितना सच बोल रहा है। यस मैम। निर्मला सतीश को पैसे देकर खून करवा सकती है, अजय बदले की आग में बाप का खून कर सकता है, और अनीता भी तो शक के दायरे में है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ तावड़े बोलो। ओके ठीक। मैम, अनीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। अब तावड़े बोल रहा है कि कोई वकील आया था हॉस्पिटल अनीता से मिलने। हाँ, अनीता से मिलने आज सुबह एक वकील आया था। वो शायद उससे अपनी विल बनवा रही है। लेकिन विल तो आमतौर पर तब बनाई जाती है जब आदमी मरने वाला हो या फिर उसकी हेल्थ काफी क्रिटिकल हो, लेकिन अनीता को तो आज ही डिस्चार्ज मिला। डॉक्टर, क्या अभी भी उसकी हेल्थ क्रिटिकल है? नो, शील बी फाइन इन अ वीक्स टाइम। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई। अनीता के जो 3 कट लगे हैं, एक पेट में और 2 पैर में, जी, वो इतने गहरे नहीं है कि उससे उसकी जान को खतरा हो, और ना ही वो इस फोर्स के साथ किए गए हैं कि उसकी जान चली जाए। इतने सारे लोग हैं और हर एक के पास कुछ न कुछ मोटिव था राजप्पा का खून करने का, फिर भी हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। मैम, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारी मेहनत बेकार जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन्वेस्टिगेशन ही गलत दिशा में कर रहे हैं? शायद डॉक्टर से मिलने के बाद तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है। मतलब? डॉक्टर ने अनीता के घाव के बारे में जो जानकारी दी, उससे तो मुझे अनीता ही प्राइम सस्पेक्ट लग रही है। मेरा शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहा है। माय पॉइंट इज, अगर खूनी अनीता का खून करने आया था तो उसने अनीता पर सिर्फ घाव करके उसे छोड़ क्यों दिया और राजप्पा को क्यों मारा? राणा, एक काम करना, कल कोर्ट से अनीता के जख्म खुलवाने के परमिशन लेकर आना। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने ही पति का खून कर दूंगी और फिर खुद को ही मारूंगी? मैडम, राजप्पा मेरे लिए सब कुछ थे, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम ये जानती थी कि राजप्पा तुम्हें बेघर करने वाला था और अंधेरी का फ्लैट अजय के नाम पर करने वाला था। आप लोग क्यों ऐसे फंसाना चाहते हैं मुझे? बेकसूर होने का नाटक बंद करो। हमने तुम्हारा घर का कंप्यूटर, उसकी हिस्ट्री अच्छी तरह से चेक किए। तुमने बहुत अच्छी तरह से ये रिसर्च किया था घाव कितना गहरा और किस एंगल से किया जाए तो जानलेवा ना हो, और ये सब तुमने इसलिए किया था ताकि हमें तुम पर शक ना हो। Am I right? मम्मी, मम्मी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगी तो आप उसका सच जवाब दोगी? ये यहाँ क्या कर रही है? आप कैसे आने दे सकते हैं इसे यहाँ? मम्मी, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपने पापा का खून किया या नहीं।
देखो झूठ मत बोलना, क्योंकि आप ही ने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया है। बोलो मम्मी, आपने पापा का खून किया है? मम्मी, मम्मी बोलो, आपने पापा का खून किया है? मम्मी आपको मेरी कसम सच सच बताओ मम्मी, आपने पापा का खून किया है? हाँ, मैंने ही किया है। मैंने ही तुम्हारे पापा का खून किया है, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया ऐसा करने पर। तुम्हें तो पता है ना, तुमने देखा है ना वो कितना बुरा सलूक करते थे मेरे साथ, इसलिए मैंने मारा उनको। शादी के 1 साल तक सब ठीक था मैडम। रिया के पैदा होने के बाद राजप्पा जब तब मुझ पर हाथ उठाने लगा। उस निर्मला का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो बहुत फोर्स कर रही थी राजप्पा को फ्लैट उसके नाम करने के लिए। लेकिन जब उस दिन महेश लाला ने मुझे वो बात बताई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अरे अनिता जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। अरे वो राजप्पा को बोलिए लेटर देने के लिए और किसी लीगल से कंसल्ट करने के लिए उससे पहले। कौन सा लेटर? वो आपका फ्लैट 402, राजप्पा उसे अपने बेटे अजय के नाम ट्रांसफर करवाना चाहता है ना। क्या बकवास क्या करती है? तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा है। बात करते हैं तुम है क्या? तो मुझे बताएगी किसको देना फ्लैट? चला जाते। मैं नहीं आई थी तुम्हारे पीछे, तुम आए थे मेरे पीछे पीछे, और अब मेरी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। तब जाके तुम्हारे गलती का एहसास हो रहा है तुम्हें। तुम्हारी मार मैं खाऊं, तुम्हारी गालियां रोज मैं खाऊं, लेकिन फ्लैट तुम उसको दे दोगे। ये घर मेरा है। तेरा है। चल, ये मेरा फ्लैट है। आज के बाद तुम्हारा इस फ्लैट का नाम ना खाल उधेड़ दूंगा तेरी। फिर मैं जब भी फ्लैट की बात निकालती वो मुझे मारकर चुप करा देता। लेकिन मेरे और मेरी बेटी के सर से छत छिन जाएगी, इस बात से मैं दिन रात परेशान थी। उस रात जब अजय घर आया तो हमेशा की तरह राजप्पा ने खूब शराब पी और अजय के साथ झगड़ा किया। झगड़े के बाद अजय कई बार की तरह हमारे घर पर ही रुक गया और सो गया। तब मैंने सोचा कि यही सही वक्त है राजप्पा को मारने का, क्योंकि दोनों के बीच रात को झगड़ा हुआ था तो शक अजय पे जाएगा। इसलिए दूसरे दिन सुबह जब अजय घर से निकल गया, उसके बाद राजप्पा नहाने जा रहा था। अनीता, मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार रखना। नहाने जा ही रहे हो तो शरीर के साथ दिमाग का मैल भी साफ कर लेना, और ये बात भी कि ये फ्लैट तुम अजय को दे पाओगे। फिर शुरू हो गए तू? आज मेरे को पक्का यकीन हो गया कि तेरे चक्कर में निर्मला को छोड़ के सबसे बड़ी गलती की मैंने जिंदगी में। जिंदगी बर्बाद कर ली है मैंने। तुमने क्या अपनी जिंदगी बर्बाद की है? तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी जहन्नम कर दी। बड़ी हिम्मत आ गई देर में, अभी बताता हूँ तेरे को। मैं तो मुझे लगा राजप्पा के खून के लिए अजय पर आप लोग शक करेंगे, क्योंकि वो 9:15 बजे घर से निकला था और मैंने राजप्पा की घड़ी का टाइम 9:14 पर सेट कर दिया। मैडम, मैंने खुद के लिए नहीं किया ये सब, अपनी बच्ची रिया के लिए किया। कम से कम अब तो खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर दो अनीता। ये सब तुमने सिर्फ रिया के लिए नहीं किया, बल्कि अंधेरी का फ्लैट पाने के लिए तुमने राजप्पा को मारा और कानून हाथ में लिया। ये सच है, पर मुझे आज यकीन ही नहीं होता, बल्कि मैं यकीन करना ही नहीं चाहती कि मेरी ही माँ ने मेरे पिता का खून किया है। ये सदमा शायद मुझे जिंदगी भर उभरने नहीं देगा। जिस छत के लिए वो खुद कातिल बनी और मुझे अनाथ बनाया, आज उसी छत के नीचे मैं अकेली खड़ी हूँ।
सबसे पहले पीसीआर को फोन किसने किया? सर इस आदमी ने। हाँ भाई। जी सर। इस लाश को तुमने कितने बजे देखा? सर मैं लगभग 6:30 बजे सुबह दासना की तरफ जा रहा था। अचानक इतनी तेज बदबू आई सर कि मैंने अपनी बाइक रोकी और देखा तो ये लाश जल रही थी सर। शर्मा सर, अपनी एक टीम तैनात करो। इस तरफ आने जाने वाले रास्ते में जहां जहां भी सीसीटीवी है उसकी फुटेज चेक करो। ओके सर। सर एक मिनट। सर ये देखिए, घास पूरी तरह जली हुई है। इसका मतलब इस आदमी ने मरने से पहले बहुत हाथ पैर मारे होंगे। सर ये देखिए, इसकी चप्पल मिली। एक चप्पल यहाँ है और एक चप्पल उसके पैर में, और रास्ते में ये निशान। इसका मतलब है इसने मरने से पहले काफी हाथ पैर मारे हैं। इसकी बॉडी को अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। और अगर ये कल रात से घर नहीं गया तो इसके घर वालों ने किसी पुलिस स्टेशन में संपर्क तो किया होगा। गाजियाबाद और उसके आसपास के एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पता करो किसी की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। राइट सर। वो बगल में मनोहर भाई रहते हैं ना, उन्होंने बताया आपको काम वाली बाई की ज़रूरत है। पूरे महीने का 2000 रुपया दे पाऊंगी, चलेगा तुमको? चलेगा। आओ बताती हूँ क्या क्या करना है। आ जाओ, इधर किचन है। अरे वहां क्या कर रही हो, यहाँ आओ। ये देखो, ये सब गंदे बर्तन है, इन्हें धो दो। ये है साबुन, वहां पानी है, मैं आती हूँ। सर आपका अंदाजा सही निकला। उस आदमी को जिंदा जलाया गया। ये रही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर लाश पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उस आदमी की उम्र 35 से 40 साल रही होगी और हाइट तकरीबन 5 फीट 9 इंच होगी। और कुछ हाथ लगा? हाँ सर हमें उसका ये जला हुआ वोटर ID कार्ड मिला है। इसके स्टार्टिंग के 8 नंबर तो रिकवर हो गए हैं, लेकिन बाद के 2 नंबर वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। सर इसका नाम भी जल चुका है, लेकिन इसके नाम का पहला लेटर M से शुरू होता है और सेकंड नेम के आखिरी 2 लेटर A और D है। इस वोटर ID से हमें उस आदमी की पहचान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता करो। ओके सर। शर्मा, इस आदमी को इतनी बेरहमी से जलाकर मारा गया है, मुझे तो ये मामला आपसी रंजिश का लगता है। खैर, अपनी सभी टीम्स को अलर्ट पर रखो। हमारी तफ्तीश में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। सर ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ। सर मैंने वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर उस जली हुई ID की इंक्वायरी की। कुल मिला के 3 ऐसी IDs मिली हैं जो हमारे विक्टिम हो सकते हैं। पहला है मोहम्मद दिलशाद, दूसरा है मनोहर प्रसाद। सर मनोहर प्रसाद और मोहम्मद दिलशाद मोहटा के रहने वाले हैं, इनसे बात हो गई है सर। और तीसरा है मोहम्मद शमशाद। सर इसके घर का एड्रेस भी मिल गया। मोहम्मद शमशाद। जी मोहम्मद शमशाद का घर यही है? जी हाँ यही है। क्या बात है साहब? क्या बात है साहब? दरअसल आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बेहतर होगा आप बच्चों को अंदर भेज दें। जी बेटा अंदर जाओ। आइए साहब। अम्मी
जी कहिए साहब। आपके पति कहाँ हैं? कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए हैं 2-3 दिनों के लिए। कहाँ गए? जी दासना। तो जब से वो दासना गए हैं आपकी उनसे कोई बात हुई या उनका कोई फ़ोन आया? सब वो सफ़र के दौरान जनरली बात नहीं करते। ज़रा फ़ोन करके पूछिए कहाँ है वो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। फ़ोन बंद है साहब। क्या बात है, आप लोग उनके बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ज़रा इस सामान को गौर से देखिए। आपके पति का है क्या? अबूजान, ये लो आपके चप्पल। जी उन्हीं का है। अबू आपकी घड़ी। शुक्रिया मेरी गुड़िया। ये सब सामान उन्हीं का है साहब। पर ये सब आपको कहाँ से मिला और आप मुझे क्यों दिखा रहे? हुआ क्या है साहब? दरअसल हमें दासना के पास होने जंगल से एक जली हुई लाश मिली है और उस लाश के पास से हमें ये सामान मिला है। हमें ऐसा लगता है कि वो लाश आपके पति की है। नहीं साहब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर धोखा हुआ है। शमशाद, मेरा बच्चा। आपके पति दासना क्यों जाते थे? दरगाह के बाहर हमारी फूल और चादर की दुकान है साहब, उसी का सामान लाने गए थे। तो जब कभी भी दासना जाते थे रुकते कहाँ थे, कुछ आइडिया है आपको? उनके एक दोस्त है मकसूद जी, प्रॉपर्टी डीलर है, छप्पर वाली मस्जिद के पास रहते। उन्हीं के पास। मकसूद का नंबर है आपके पास? जी दीजिए। आपको क्या लगता है शमशाद की किसी से कोई दुश्मनी थी? आपको किसी पे शक है? इंस्पेक्टर साहब, दरगाह में फूल और चादर बेचने वाले की किससे दुश्मनी हो सकती है भला? ठीक है, जब तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती आपके पति की बॉडी हमारी कस्टडी में रहेगी। जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी हम बॉडी आपको हैंड ओवर कर देंगे। शमशाद के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसकी निजी जिंदगी के बारे में जितनी मालूमात इकट्ठा हो सके करो। सर शमशाद के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसकी फ़ोन लोकेशन के हिसाब से वो गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे वाले जंगल में था जहां हमें उसकी लाश मिली थी, और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ वहीं हुआ था आखिरी बार। सर रात तकरीबन 10 बजे उसे दरगाह वाले एरिया से निकलते हुए देखा गया था और 10:30 बजे के आसपास नफीसा ने उसे कॉल किया था। बशर चाचा आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसे आना हुआ? भाईजान का सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब यहीं रहना चाहिए आप लोगों के साथ। वैसे भी आपके सिवा मेरा है ही कौन। अब आप लोगों की देखभाल करना मेरा फर्ज है। फैजल, अब यही बाकी रह गया था। लोग क्या बोलेंगे इसकी जरा भी परवाह नहीं तुझे। शमशाद तेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। शर्म नहीं आती तुझे? शमशाद को बहुत सी चीजें पसंद नहीं थी खालाजान, नफीसा भी नहीं और शायद आप भी नहीं। सुनो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। और ये सब छोड़ो, एक काम करो, ये पानी अंदर जाकर फेंक दो। जाओ। सुधाकर, तुम्हें तैयार नहीं होना है क्या? आओ जल्दी। ठीक है, आता हूँ। शमशाद की मौत से पहले उससे आखिरी बार फोन पे बात करने वाली तुम थी। नफीसा, क्या छुपा रही हो हमसे? क्योंकि उस दिन तो तुमने साफ मना कर दिया था कि तुमने शमशाद से कोई बात ही नहीं की।
साहब उस दिन आप लोगों को देखा तो कुछ याद नहीं आ रहा था साहब। जब वो घर नहीं लौटे तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन पर उन्होंने बताया कि वो दसना जा रही। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फोन के जरिए तुमने शमशाद को कत्ल वाली जगह पे बुलाया हो और फिर उसे मरवा दिया? साहब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तो तुम ही बताओ, हमें किस पे शक करना चाहिए? साहब, जब मेरी शमशाद के साथ शादी हुई थी तो सोचा था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, लेकिन जिंदगी को जहन्नम बनते देर नहीं लगी। शमशाद अच्छे इंसान नहीं थे साहब, और उनका गुस्सा बहुत ही तेज था। गुस्सा और शमशाद भाई? नहीं सर, एकदम नरम मिजाज के आदमी थे शमशाद भाई। बात बात पर मुझ पे हाथ उठाते थे। सर आपको गलत फहमी हुई है, अब वो अम्मी को नहीं मारते थे। आखिर वो ऐसा करेंगे क्यों? हाँ अंकल, भाईजान सही कह रहे हैं। लोगों के लिए बहुत ही शरीफ, नेक और अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरे लिए किसी हैवान से कम नहीं थे। क्या मतलब? ये निशान देख रहे हैं साहब, ये निशान उनके मुझ पर दिन रात किए गए जुल्मों की कहानी। कहीं कुछ भी हो, किसी से भी खपा हो, लेकिन गुस्सा केवल मुझ पर उतरता। उनके जुल्म दिन रात बढ़ते जा रहे थे साहब, पर अब मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। जो भी थे, जैसे भी थे तो मेरे शौहर ही ना। एक बंदा पिछले कुछ दिनों से नफीसा के घर में रह रहा है और नफीसा ने हाल ही में एक अनजान बंदे से पैसे लिए हैं। इन दोनों को उठा के लाओ। साहब, इस तरह से आप मुझे लेकर क्यों आए? कि क्या किया है मैंने? सब बताएंगे तुझे। तू कौन है और तूने क्या किया है। शमशाद का चचेरा भाई है ना तू। शमशाद के जीते जी तो नहीं, लेकिन उसके मरने के बाद तेरा उसके घर में आना जाना बहुत हो रहा है। और अब तो हमने सुना है कि तूने वहीं अपना डेरा बसा लिया है। क्या चल रहा है तेरा नफीसा के साथ? और ये बता कि शमशाद को क्यों मारा? साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। पूरे शहर में सिर्फ तुझे ही शमशाद की जली हुई लाश मिलती है। तेरा ही ताल्लुक नफीसा से निकलता है और तू ही उसे पैसे भी देता है। सर, मैंने आपको कहा था कि मैं रोज काम के सिलसिले से वहां से गुजरता हूँ, कि मैं ऐसे एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं है। सर, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो शमशाद भाई की लाश है। चल मान लेते हैं, लेकिन नफीसा के साथ जो तेरा ताल्लुकात है वो तो कोई इत्तेफाक नहीं है ना। मैं उसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता। हम बताते हैं क्या सोच है तेरी। तूने ये सोचा कि शमशाद को रास्ते से हटा दूंगा तो शमशाद का घर उसकी बीवी का हो जाएगा, और उसके बाद उसका घर और बीवी दोनों तेरे। क्यों? सर, नफीसा को तो मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। वो बस मेरी माँ के लिए कपड़े सीती है। मैं वो कपड़े उसको देता हूँ और सिलने के बाद उससे वापस लेकर आ जाता हूँ बस। सर, पैसे भी उसको मैंने उसकी मजदूरी के ही दिए थे। साहब, एक छोटे से मकान के लिए मैं ऐसा क्यों करूँगा? किसी का कत्ल क्यों करूँगा मैं? वैसे भी साहब, शमशाद से ज़्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास है, चाहे तो आप वेरीफाई करवा सकते हैं। बेटा, वेरिफिकेशन तो अब तेरी हर बात का होगा और अच्छे से होगा। तुम शमशाद के अफेयर के बारे में जानती थी? जी बिल्कुल जानती थी साहब। वैसे भी 17 साल गुजारे हैं उस इंसान के साथ। उनकी हर नब्ज से वाकिफ थी और अपनी आंखों से भी देखा था। लेकिन जब पूछा तो मानो कयामत आ गई। उन्हें प्यार हो गया था उस लड़की से साहब, पागल हो गए थे उसके पीछे। और तुमने हालात से समझौता कर लिया। तो क्या करती साहब, मेरे दो बच्चे, मैं पहले माँ। लेकिन शमशाद ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारा दिल टूटा था, तो जाहिर सी बात है तुम्हें गुस्सा तो आया होगा। दिल तो पहली बार तब टूटा था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन नफीसा, अगर बात इतनी सीरियस थी तो तुमने शमशाद के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? उसे छोड़ा क्यों नहीं? कैसे छोड़ देती साहब? लोगों को पता चलता तो क्या कहते? मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी। अगर सबको ये सब पता चलता तो उससे शादी करने के लिए कौन तैयार होता? इसीलिए ऐसी जिंदगी जी रही थी। और वैसे भी घर तो उनसे ही चलता था ना साहब। मैं छोड़कर जाती भी तो कहाँ जाती? क्यों? सिलाई का काम तो करती हो ना तुम? हाँ साहब, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता, इसलिए मजबूरी और बेबसी की जिंदगी जी रही थी। ठीक है,
लेकिन जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती शहर छोड़ के मत जाना। आप मुझ पर शक कर रहे हैं साहब? शमशाद मारपीट करने वाले, हाथापाई करने वाले इंसान थे। मैंने सब्र कर लिया, हो सकता है किसी और के सब्र का बांध टूट गया। हमें यह बताकर कि वो शमशाद के अफेयर के बारे में जानती थी और उस पर पहले से ही मारपीट और हिंसा का इल्जाम लगाकर नफीसा खुद हमारी नज़रों में इस केस की सबसे बड़ी सस्पेक्ट बन गई है। उसके पास बहुत बड़ा मोटिव है शमशाद को मारने का। सर, नफीसा ने जो हमें हर बार बयान दिया था उससे शमशाद की एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। शमशाद अच्छे इंसान नहीं थे साहब। और उधर मकसूद, सुनीता और शमशाद को जानने वाले लोगों ने जो हमें बयान दिया था वो नफीसा के बयान के बिल्कुल उलट है। एकदम नरम मिजाज के आदमी थे शमशाद भाई। अब्बू अम्मी को नहीं मारते थे। अभी तक ये नहीं समझ पाए कि कोई उनको क्यों मारेगा सर। तो ऐसा तो नहीं कि नफीसा हमारे सामने सिंपैथी गेन करके हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो। शमशाद एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। हमें देखना यह है कि उसकी जिंदगी का कौन सा पलड़ा उसकी जिंदगी पे भारी पड़ गया। लेकिन सर 13 मार्च को नफीसा घर पर ही थी जिस दिन शमशाद का मर्डर हुआ, और ये बात हम वेरीफाई भी कर चुके हैं। वो ये भी सकता है कि वो जानबूझ के घर पे रुक गई हो, अपने पड़ोसियों को अपना गवाह बनाया हो और उसने ये काम किसी और से करवाया हो। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं मैम साहब, बर्तन धो रही थी। अच्छा एक काम करो, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं वो लेकर आओ। ठीक है मैम साहब। क्या है ये सब? किसका ये पैसा? ये पैसा कहाँ से आया? तेरा है ये पैसा? तेरा है ये पैसा? दूसरे के घर से चोरी करके मेरे घर में छुपाने के लिए आई है? सच सच बता दे किसका है ये पैसा? देख आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दे पैसे। क्या कर रही है? सर, आजकल सुनीता के इस नए नंबर से फ़ोन कॉल आ रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बात करने के बाद स्विच ऑफ बता रहा है मोबाइल। इस नंबर की डिटेल निकालो, पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ओके सर। शर्मा सर, सुनीता और नफीसा दोनों पर नजर रखो 24 घंटे। ओके सर। अंजलि, अपना दरवाजा खोलो। अंजलि, फैजल, तुम्हें गन कहाँ से मिली? सर वो अब्बू की अलमारी से। सर मुझे अब्बू जान की बहुत याद आ रही थी। हम उनकी अलमारी से उनकी तस्वीर लेने गए थे अपने पास रखने के लिए, और वहाँ से हमें ये गन मिली। साहब, जैसे ही मुझे पता चला मैं इसे लेकर यहाँ आया। अच्छा किया आपने। खैर आप लोग जाइए, हम देखते हैं। साहब, अभी तक आपको ना तो कोई कातिल मिला है ना ही कोई सुराग। शमशाद तो मुझे जीते जी भी जीने नहीं दे रहे थे, और हम मरने के बाद भी जीने नहीं दे रहे। नफीसा, ये किसी का रचा हुआ चक्रव्यूह है, और देर सवेर हम इस चक्रव्यूह को तोड़ ही लेंगे और बहुत जल्द शमशाद के कातिल हमारे सामने होंगे। जाओ। शर्मा, समझ में नहीं आ रहा है, एक सीधा साधा आदमी जो दरगाह पे फूल बेचता था, वो इस गन के साथ क्या कर रहा था? इस शमशाद की जिंदगी के जितने पन्ने पलटते जा रहे हैं उतने ही पहलू सामने आ रहे हैं। सर, सुनीता के मोबाइल पे जिस नंबर से कॉल आया था
उसके एड्रेस पे सतमिंदर सिंह नाम का कोई आदमी किराए पे रहता था, लेकिन 2 साल पहले ही वो घर छोड़ के चला गया। अब किसी को नहीं मालूम वो कहाँ पे रहता है। शर्मा सर, अपनी टेक्निकल टीम से कहो कि उस नंबर को ट्रैक करें और वो नंबर जैसे ही ऑन होता है उसे ट्रेस करते रहें। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पहले ये पता लगाओ कि ये गन किसकी है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये बहुत बड़ा कांड है शर्मा। हेलो सर, उस गन की डिटेल मिल गई है। वो शमशाद के दोस्त मकसूद के नाम रजिस्टर्ड है और वो गन डासना से खरीदी गई थी। हाँ सर, हाँ वो गन मैंने ही दी थी शमशाद को। सर वो करीब 15 दिन पहले आया था मेरे पास, बहुत ही बुरी हालत में था। मकसूद देख, मेरी जान खतरे में, अपनी हिफाजत के लिए मुझे तेरी गन चाहिए। प्लीज यार, मेरा ये काम कर दे। उसकी हालत देख के लग रहा था सर वो सच बोल रहा था। और इसीलिए तूने अपनी गन उठाकर उसे दे दी। और जब हमने पहले पूछा था तब क्यों नहीं बताया? पहले बताता तो मैं फंस जाता। मैं वकील से सलाह कर रहा था सर। वकील से तो अब तेरा वास्ता पड़ता ही रहेगा। ले चलो इसे। सर मैंने ही इसे काम पर रखा था। देखिए न जाने कहां से इतना पैसा लेकर आई है, और जब पूछा तो मुझ पर ही हमला कर भागने लगी, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। कहां से आए इतने सारे पैसे? बोल। साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं यहीं बस्ती में रहती हूँ, घर के काम काज करती हूँ। मेरा पति का दिमाग की हालत ठीक नहीं है साहब, वो सारा दिन दरगाह में बैठा रहता है। दरगाह? कौन सी दरगाह? बड़ी दरगाह। बड़ी दरगाह? लेकिन साहब कुछ दिनों से मेरा पति घर नहीं आया। तो तेरा पति इतने दिन से घर नहीं आया तो तूने शिकायत क्यों नहीं लिखवाई? साहब वो हमेशा ऐसे ही करता है साहब। तो फिर ये पैसे का क्या चक्कर है? साहब ये पैसे मेरे घर के सामने किसी ने छोड़ के गए थे और मैंने रख लिया। मैं झोपड़ी में रहती हूँ, न दरवाजा ठीक है और रखने का कोई सामान, इसीलिए मैंने साहब और बेन साहब के घर पे छुपाई थी ये पैसे। कोई तेरे घर के बाहर पैसे रख कर गया और तुझे पता तक नहीं है? कांस्टेबल इसे लेके जाओ। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। नफीसा से मेरी शादी अम्मी अब्बू की पसंद से हुई थी। आपसी रिश्तेदारी में, मजबूरी में नफीसा से मैंने रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन दिल नहीं जोड़ पाया। जैसे तैसे जिंदगी चला रहा था। फिर सुनीता मेरी जिंदगी में आई, मुझे इससे इश्क हो गया। मैं चाहता तो नफीसा को तलाक दे सकता था, लेकिन पूरे खानदान में बदनामी हो जाती। मुझे कोई ना कोई हल तो निकालना ही था सर। सुनीता से ताल्लुकात रखने की वजह से मुझ पर पहले भी हमला हो चुका है। सुनीता दूसरे मजहब की है। इसके घर वाले कभी भी हमारे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते। मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी हस्ती ही मिटा दूं और मामला ठंडा होने पर सुनीता के साथ कहीं दूर निकल जाऊं। मैंने दासना में एक मरे हुए आदमी के नाम पर सिम लिया और उसी नंबर से मैं सुनीता को फोन करता था और बाद में फोन ऑफ कर देता था। तो तेरी इस सोच की वजह से एक बेगुनाह की जान गई। कौन था वो? एक आदमी अक्सर दरगाह के बाहर बैठा करता था। वो लगभग मेरे ही कद काठी का था। मैंने उसे मेरे कपड़े दिए, उसे बराबर आ गए। वो पागल नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा था। उसकी बीवी सुबह उसको दरगाह पर छोड़कर जाती थी और रात को ले जाती थी। तो तूने उस भिखारी को टारगेट किया? मैंने सोचा अगर मैं इसको मार दूं और दुनिया को ये यकीन दिला दूं कि वो मैं हूं, तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। मैंने उस आदमी को एक सुनसान जगह पर बुलाया। वो मेरे ही दिए हुए कपड़े पहन कर आया। फिर मैंने उसे अपनी घड़ी, अपना पर्स और कुछ पैसे उसे दिए। सुनीता ने मुझे कुछ रुपए दिए थे। मैंने उस आदमी का एक बार पीछा किया था। उसकी एक बीवी है, एक बच्चा है। मैंने एक पैसों से भरा हुआ बैग उसके घर के बाहर रख दिया। मैं जानता था सर उसकी फैमिली है। और तुम्हें इसने कैसे कन्विंस किया अपने प्लान में शामिल होने के लिए? सर अगर भागकर शादी करती तो न जाने क्या हो जाता। पापा ने पहले भी शमशाद को पिटवाया है, अब की बार तो जान ही से ही मार डालते। इसलिए अकेले भागूंगी तो हल्ला नहीं होगा सोचकर
मैंने शमशाद का साथ दे दिया। प्लान अच्छा बनाया था तुमने, कामयाब भी हो गए। अब इस कामयाबी का इनाम भी मिलेगा, जिंदगी भर जेल में रहना दोनों।